हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीबीएस क्लाउड। मेरा नाम भावेंद्र रघुवंशी है। कोर जावा प्रोग्रामिंग वीडियो लेक्चर सीरीज़ का ये हमारा 13th वीडियो है। इस लेक्चर में मैं आपको एक क्लास की मेथड्स को दूसरी क्लास के अंदर कैसे कॉल करना है ये बताऊंगा। अभी तक आपको मैं इंस्टेंस मेथड और स्टैटिक मेथड का एक प्रोग्राम बना के बता चुका हूँ। एक छोटा सा प्रोग्राम बना के बताया था लास्ट क्लास में। आज हम उसी कंसेप्ट को थोड़ा सा और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। आज हम एक क्लास की मेथड्स को दूसरी क्लास के अंदर कॉल करेंगे। तो सबसे पहले नोटपैड प्लस प्लस ओपन कर दूं मैं, और यहाँ पर मैं क्लास बनाऊं। क्लास क्लास का नाम रख लेता हूँ मैं डीबेस, और इस डीबेस क्लास के अंदर मैं दो मेथड्स बनाने वाला हूँ। एक मेथड का नाम है m1 void m1, और इस m1 मेथड को मैं इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं, सिंपल मैसेज लिख देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन टेस्ट क्लास m1 मेथड, सॉरी नॉट टेस्ट क्लास, डीबेस क्लास m1 मेथड, और एक स्टैटिक मेथड भी बना लेता हूँ, स्टैटिक void m2, और यहाँ लिख लेते हैं मैसेज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन डीबेस m2 मेथड, डीबेस क्लास m2 मेथड सेमीकोलन। ठीक है, अब एक क्लास और यहाँ बनाते हैं, न्यू डीबेस क्लास न्यू डीबेस नाम से मैंने क्लास बनाई है। इसके अंदर मैं मेन मेथड बना रहा हूँ, पब्लिक स्टैटिक void मेन, ये मेन फंक्शन है। और इसके अंदर हम बना लेते हैं हाँ ओके, यहाँ पर भी एक मैसेज प्रिंट कर देता हूँ, न्यू डीबेस क्लास मेन मेथड। तो ये मैंने मेथड्स बना ली हैं सारी। अब हम ये चाहते हैं आज के प्रोग्राम में करना क्या है वो मैं बता दूं। ये जो डीबेस क्लास के अंदर दो मेथड्स हैं, m1 मेथड और m2 मेथड, इन दोनों मेथड्स को न्यू डीबेस क्लास के अंदर हम जो मेन मेथड प्रेजेंट है वहाँ पर हमारे को कॉल करना है। ठीक है, तो बहुत आसान है, राइट। अगर आपके कंसेप्ट अभी तक क्लियर है तो मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है, आप कर लेंगे। देखिए, m1 मेथड एक इंस्टेंस मेथड है। मैंने आपको बताया था इस मेथड को जहाँ भी कॉल करना है हमेशा अगर ये देखना है कि इस मेथड को आप कहाँ पर कॉल कर रहे हैं। अगर आप इस मेथड को किसी भी स्टैटिक मेथड के अंदर कॉल कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको हमेशा ऑब्जेक्ट बना के कॉल करना है। वो स्टैटिक मेथड कहीं पर भी हो सकती है, वो स्टैटिक मेथड हो सकता है सेम क्लास में हो, या हो सकता है कि वो स्टैटिक मेथड किसी डिफरेंट क्लास में हो। मैं दोनों ही केस आपको बता दूंगा, राइट। तो अभी फिलहाल हम इस स्टैटिक मेथड को, इंस्टेंस मेथड को न्यू डीबेस क्लास के मेन मेथड के अंदर कॉल करके देखते हैं। मेन मेथड जो कि एक स्टैटिक मेथड है, ठीक है। तो क्योंकि m1 मेथड जो प्रेजेंट है वो डीबेस क्लास के अंदर प्रेजेंट है, और डीबेस क्लास एक अलग क्लास है और न्यू डीबेस क्लास एक अलग क्लास है, ठीक। तो हमारे को यहाँ पर न्यू डीबेस क्लास के अंदर सबसे पहले तो डीबेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। कैसे? डीबेस डी इज इक्वल्स टू न्यू डीबेस, ये डीबेस क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया। अब डीबेस क्लास के अंदर अगर हमारे को m1 मेथड को कॉल करना है तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा d.m1। ये m1 मेथड को हमने कॉल कर लिया, सेमीकोलन लगाया। मैं प्रोग्राम को सेव कर लूँ, फाइल सेव एस,
सी ड्राइव के टास्क फोल्डर में मैं क्लास का नाम दे देता हूँ, यहाँ पर फाइल का नाम देता हूँ न्यू डीबेस, क्योंकि न्यू डीबेस क्लास के अंदर मेन मेथड है, मेन फंक्शन है, इसलिए मैंने इसका नाम न्यू डीबेस कर दिया। वैसे ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। ओके, कुछ प्रॉब्लम हुई है, मैं दोबारा से इसको सेव कर रहा हूँ, फाइल सेव एस न्यू डीबेस। आई थिंक आई हैव नॉट सेव्ड दिस फाइल एज ए .java file. I'm saving it again, new dbase.java। सेव एस फाइल टाइप यहाँ पर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं हुआ। ठीक है, मैंने इसको, कुछ तो गड़बड़ हो रही है। ओह ओके ओके, मैंने यहाँ पर .java की जगह कॉमा लगा दिया एक। गुड गुड, सेव, बढ़िया, सेव हो गई फाइल। अब कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करूँ। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के लिए cmd, डायरेक्टरी चेंज करना पड़ेगा, cd c:/task, डायरेक्टरी चेंज कर ली, जावा सी स्पेस न्यू dbase.java, ये मैंने कंपाइल कर लिया। system.out.println, कुछ एरर है लाइन नंबर 5 पे। सिस्टम का एस स्मॉल हो गया यहाँ पर, ये गलती आप भी कई बार करेंगे। सिस्टम का एस हमेशा कैपिटल होता है, ध्यान रखिए। system.out.println, दोबारा से मैंने कंपाइल करा इसको, रन करने के लिए जावा न्यू डीबेस, ये देखिए डीबेस क्लास m1 मेथड भी कॉल हो गई और न्यू डीबेस क्लास m2 मेथड भी कॉल हो गई। न्यू डीबेस क्लास मेन मेथड, सॉरी, न्यू डीबेस क्लास में कौन सी मेथड है ये? मेन मेथड का आउटपुट है। m2 मेथड तो कोई न्यू डीबेस क्लास में है ही नहीं। ठीक है, न्यू डीबेस क्लास m2 मेथड। तो ये छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं, सबसे होती हैं, इसलिए आप कभी ना घबराएं। अब देखिए, अब सही आ गया सारा आउटपुट। तो मैंने यहाँ पर क्या करा है, डीबेस क्लास के अंदर जो m1 मेथड है उसको न्यू डीबेस क्लास के मेन मेथड के अंदर, मेन मेथड स्टैटिक मेथड होती है, कॉल किया है। अब मैं m2 मेथड को कॉल करके देखूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं m2 मेथड को डायरेक्ट कॉल करके देखता हूँ, m2 सेमीकोलन सेव। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। कंपाइलेशन एरर क्या है? कैन नॉट फाइंड सिंबल m2। ठीक, कौन सी लाइन पे? लाइन नंबर 21 पे। तो लाइन नंबर 21 पे m2 नहीं मिला, कैसे मिलेगा m2? m2 न्यू डीबेस क्लास में तो प्रेजेंट है ही नहीं, m2 इज प्रेजेंट इन डीबेस क्लास। ठीक, तो अब हम m2 को अगर एक्सेस करना चाहते हैं न्यू डीबेस क्लास में, तो हमारे पास एक ही तरीका है कि हम यहाँ पर उस क्लास का नाम लिखें जिसके अंदर m2 मेथड प्रेजेंट है। ठीक, अब आपको ये तो मालूम ही होगा कि m1 मेथड के लिए क्लास का नाम लिखने से काम नहीं चलता, क्योंकि m1 मेथड इज इंस्टेंस मेथड, लेकिन m2 मेथड स्टैटिक मेथड है, इसके लिए हमारे को क्लास का नाम लिखना पड़ेगा। तो क्लास का नाम क्या है? dbase.m2। दोबारा से मैंने प्रोग्राम को सेव करा, ये कंपाइल कर दिया और ये रन कर दिया। ठीक, तो पहला मैसेज आया डीबेस क्लास m1 मेथड, डीबेस क्लास m2 मेथड और न्यू डीबेस क्लास मेन मेथड। ठीक, सिंपल प्रोग्राम है, आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। ओके, अब हम इस प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज करते हैं। मैं इस प्रोग्राम में एक मेथड और बना लेता हूँ और डीबेस क्लास के अंदर, और उस मेथड का नाम मैं रख देता हूँ m3 मेथड। m3 मेथड जो कि एक इंस्टेंस मेथड होने वाली है, void m3। ठीक, अभी मैंने मेथड्स आपको पैरामीटराइज्ड मेथड नहीं बनाई, मैं आगे चल के अब पैरामीटराइज्ड मेथड्स आपको बताने वाला हूँ। अभी तो सिंपल मेथड्स हमारी चल रही हैं।
चिंता करने की कोई बात नहीं है। पैरामीटराइज्ड मेथड कोई बड़ा डिफ़िकल्ट कंसेप्ट नहीं है, बहुत इजी है। तो फिलहाल तो हम M3 मेथड बना रहे हैं, एक और मेथड है। अब इस मेथड को, M3 मेथड को अगर M2 के अंदर कॉल करना है, राइट, इस प्रोग्राम में हम क्या कर रहे हैं, M3 मेथड को M2 के अंदर कॉल कर रहे हैं, और M2 को हमने किस में कॉल कर रखा है, ऑलरेडी न्यू डीबेस क्लास के अंदर कॉल करा है, ठीक, ओके। तो अब ये M3 method is what? Is an instance method. Now we are going to call M3 method inside same class M2 method. सेम क्लास मतलब डीबेस क्लास की ही M2 मेथड के अंदर हम इसको कॉल करना चाहते हैं। तो M2 मेथड आपको सबसे पहले ये देखना है कि ये इंस्टेंस मेथड है या स्टैटिक मेथड है, ठीक। तो M2 मेथड इज एन इंस्टेंस मेथड, ठीक। तो अब इंस्टेंस मेथड को अगर M2 के अंदर कॉल करना है तो कैसे बनेगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट किस क्लास का बनेगा, इस बार ऑब्जेक्ट बनेगा डीबेस क्लास का ही, क्योंकि M3 कहाँ पर प्रेजेंट है, डीबेस क्लास के अंदर। तो डीबेस डी इज इक्वल्स टू न्यू डीबेस, ये ऑब्जेक्ट बन गया। अब इस ऑब्जेक्ट रेफरेंस का यूज करके d.m3 हम M3 मेथड को कॉल कर लें। ये मैंने कॉल कर लिया, प्रोग्राम को सेव करा। क्या आप इस प्रोग्राम को थोड़ी देर रोक कर, मेरे वीडियो को थोड़ी देर रोक कर और आपके स्क्रीन पर ये प्रोग्राम रख कर आप बता सकते हैं कि इसका आउटपुट क्या आने वाला है, किस ऑर्डर में मैसेजेस प्रिंट होंगे? थोड़ी देर वीडियो को रोककर इस चीज़ को आप समझिए। मैं ये चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा आपका लॉजिक डेवलप होना चालू हो जाए, ठीक है, ओके। आई थिंक कि आपने कुछ समझा होगा कि आउटपुट किस तरह से, किस ऑर्डर में मैसेजेस प्रिंट होने वाले हैं, ओके। चलिए हम देखते हैं। मैं दोबारा से इस प्रोग्राम को सेव कर देता हूँ। मैंने इसको, स्क्रीन को क्लियर करा और मैं पहले प्रोग्राम को कंपाइल करूँ। जितनी बार आप चेंजेस करेंगे उतनी बार आपको कंपाइल करना पड़ेगा। कर दिया कंपाइल, और अब मैं इस प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ। तो सबसे पहला मैसेज आया, डीबेस क्लास M1 मेथड, डीबेस क्लास M3 मेथड, डीबेस क्लास M2 मेथड, न्यू डीबेस क्लास मेन मेथड, ठीक है। अब अगर आप चाहें तो मैं इस प्रोग्राम का फ्लो आपको समझा देता हूँ कि प्रोग्राम का फ्लो कैसा है। तो ये पूरा प्रोग्राम है आपके सामने। मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ और थोड़ा सा रिड्यूस कर दूं तो आपको पूरा प्रोग्राम एक बार में ही दिखने लगेगा। मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ 11 कर देता हूं। आई थिंक कि आप अपने स्क्रीन पे इस प्रोग्राम को देख पा रहे होंगे। चलिए ठीक है, थोड़ा प्रॉपरली अरेंज कर लूँ, इसके ऊपर एक ब्लॉक बना दूं जिससे आपको प्रोग्राम बिल्कुल क्लियर दिखने लगे। इसके अंदर हमारा पूरा कोड लिखा हुआ है जिसको मैं अब आपको समझाने वाला हूँ। आउटपुट क्या आया ज़रा इसका वो भी हम साथ में रख लें इसके साइड में। ये प्रोग्राम का आउटपुट है। मैं इस आउटपुट को भी साइड में रख लेता हूँ जिससे आपको समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। ये इस प्रोग्राम का आउटपुट है, ठीक। अब हम समझते हैं कि ये आउटपुट किस तरह से जनरेट हुआ है। इसका फ्लो समझ के इसको समझते हैं। देखिए, इस प्रोग्राम का फ्लो कुछ इस तरह से है। सबसे पहले ये तो आपको मालूम ही है कि प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है, प्रोग्राम स्टार्ट कहाँ से होगा, एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगा इस प्रोग्राम का, जहाँ पर मेन मेथड है। और मेन मेथड कहाँ पर प्रेजेंट है, न्यू डीबेस क्लास के अंदर।
तो एग्जीक्यूशन ऑफ दिस एप्लीकेशन विल स्टार्ट फ्रॉम द क्लास वेयर मेन मेथड इज प्रेजेंट। तो एग्जीक्यूशन इस एप्लीकेशन का वहाँ से स्टार्ट होगा जहाँ पर मेन मेथड प्रेजेंट है, और मेन मेथड प्रेजेंट है न्यू डिबेस क्लास में। न्यू डिबेस क्लास में मेन मेथड के अंदर जब प्रोग्राम आएगा तो सबसे पहले डिबेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, राइट। जो सबसे पहला काम होने वाला है वो क्या होने वाला है, डिबेस क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएशन। डिबेस क्लास का ऑब्जेक्ट डी बनेगा, ये पहला काम होने वाला है। इसके बाद इस ऑब्जेक्ट रेफरेंस का यूज़ करके m1 मेथड कॉल होगी, मतलब ये m1 मेथड कॉल होगी। तो सबसे पहली जो मेथड कॉल होने वाली है वो है कौन सी मेथड, m1 मेथड। ये मेथड सबसे पहले कॉल होगी, और जैसे ही d.m1 मेथड कॉल होगी वैसे ही प्रोग्राम यहाँ से लेकर कहाँ चला जाएगा, डीबेस क्लास के अंदर जो m1 मेथड है वहाँ चलाएगा। यहाँ से सीधा प्रोग्राम चला जाएगा डीबेस क्लास के अंदर जो m1 मेथड है। ये पहली स्टेप, सबसे पहला ये स्टेप एग्जीक्यूट होने वाली है, राइट। इसके अंदर जब जाएगा तो क्या मैसेज प्रिंट कर देगा, डीबेस क्लास m1 मेथड, ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा। जैसे ही ये मैसेज प्रिंट हुआ, अब इस m1 मेथड में और कुछ लॉजिक एग्जीक्यूट होने के लिए बचा नहीं है, तो ये लाइन का ये पूरा मेथड का काम ख़त्म। अब प्रोग्राम मेन मेथड के अंदर जो सेकंड लाइन है यानी dbase.m2 जो स्टैटिक मेथड को हमने यहाँ पर कॉल किया है, अब प्रोग्राम इस स्टैटिक मेथड को कॉल करेगा, यानी फ्लो प्रोग्राम का अब इस लाइन पे आ जाएगा। और इस लाइन पे जैसे ही प्रोग्राम आएगा dbase.m2 तो यहाँ से सीधा प्रोग्राम चला जाएगा dbase क्लास के m2 मेथड के अंदर, यानी यहाँ पर, राइट। और जैसे ही यहाँ पर आएगा m2 मेथड के अंदर, ओके, तो सबसे पहला मैसेज कौन सा प्रिंट हुआ था, ये समझ में आ गया आपको, m1 मेथड वाला मैसेज प्रिंट हुआ था, ये वाला, ओके। ये मैसेज सबसे पहले नंबर पे प्रिंट हुआ ये। अब नेक्स्ट dbase.m2 पे जैसे ही प्रोग्राम आया तो dbase क्लास की m2 मेथड के अंदर चला गया। dbase क्लास की m2 मेथड के अंदर जब प्रोग्राम गया तो वहाँ पर एक dbase d इज इक्वल्स टू न्यू dbase, सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। अब आपको ये लग रहा होगा शायद कि ऑब्जेक्ट तो हम ऑलरेडी बना चुके हैं न्यू dbase क्लास में, राइट। ये जो मैंने राउंड से सर्कल किया हुआ है आपको दिख रहा होगा, राइट। ये डी ऑब्जेक्ट ऑलरेडी बन चुका है, फिर यहाँ ऑब्जेक्ट बनाने की क्या ज़रूरत, ठीक है। दोबारा से यहाँ पर क्लास का ऑब्जेक्ट क्यों बनाया डी नाम से, ठीक है। इसी को क्यों ना यूज़ कर लिया यहाँ पर सेम, या फिर यहीं बना लेते, इसको ही नीचे यूज़ कर लेते। देखिए हमने यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट बनाया है नीचे वाले लाइन प्रोग्राम की बात करें, जो न्यू dbase क्लास के अंदर बनाया हुआ है, जो मैंने सर्कल करके रखा हुआ है, उसको हमने बनाया है मेन फंक्शन के अंदर, पहली बात तो। और वो दूसरी क्लास में बना हुआ है, और जो हम दोनों ऑब्जेक्ट की जो बात कर रहे हैं, भले ही ऑब्जेक्ट वो सेम क्लास के हैं लेकिन ये दोनों अलग अलग क्लास में बने हुए हैं। तो कभी भी कोई भी अगर आपने ऑब्जेक्ट बनाया है, राइट, किसी मेथड के अंदर, तो वो एक तरह से उस मेथड का लोकल वेरिएबल है। और ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि स्कोप ऑफ लोकल वेरिएबल इज ऑलवेज विद इन ब्लॉक, यानी हम उसको उस ब्लॉक के बाहर कभी भी एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक। तो इसलिए हमारे को m2 मेथड में दोबारा से एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ा d, और इस ऑब्जेक्ट का यूज़ करके हमने d.m3 मेथड को यहाँ पर कॉल किया। ये जो d.m3 मेथड यहाँ पर कॉल हुई है, राइट, तो यहाँ से प्रोग्राम का फ्लो सीधा कहाँ चला गया, सेम क्लास की m3 मेथड पर, यानी यहाँ से सीधा चला गया आपका प्रोग्राम इस m3 मेथड के पास, यहाँ पर, ठीक। और यहाँ पर गया मतलब ये मैसेज प्रिंट हुआ, कौन सा मैसेज प्रिंट हुआ दूसरे नंबर पे, dbase क्लास m3, ये देख लीजिए आप, ये दूसरे नंबर पे मैसेज प्रिंट हुआ, ये स्क्रीन पे मैंने साइड पे ये दूसरा मैसेज प्रिंट हुआ। जब ये मैसेज प्रिंट हो गया
तो M3 मेथड के अंदर और कुछ तो लॉजिक है नहीं, तो अब प्रोग्राम फिर से कहाँ पर आया, M2 मेथड के अंदर, और ये जो आखिरी स्टेटमेंट थी M2 मेथड की, इसको एग्जीक्यूट करा, और आखिरी स्टेटमेंट भी एक मैसेज को प्रिंट करने के लिए है, तो ये मैसेज यहाँ से प्रिंट हो गया। कौन सा मैसेज, डीबेस क्लास M2 मेथड, ये देखिए ये डीबेस क्लास M2 मेथड का मैसेज फिर प्रिंट हुआ। अब M2 मेथड का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया, क्योंकि M2 मेथड के अंदर और कोई भी बिजनेस लॉजिक नहीं है जो एग्जीक्यूट होगा। तो इसका मतलब ये वाली लाइन जो dbase डॉट M2 मेथड है न्यू dbase क्लास के अंदर, इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया। अब इसका जब एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया तो लास्ट में क्या बचा है, यहाँ पर लास्ट में यहाँ पर बचा हुआ है एक system.out.println, एक मैसेज प्रिंट करने के लिए स्टेटमेंट, और इस स्टेटमेंट से ये आखिरी मैसेज प्रिंट हुआ, न्यू dbase क्लास मेन मेथड। ये जो तीसरे नंबर पे जो मैसेज प्रिंट हुआ है वो ये मैसेज। तो इस तरह से लास्ट मैसेज जो प्रिंट हुआ है वो प्रिंट हुआ है। तो मुझे आई थिंक कि आपको ये समझ में आ रहा होगा पूरा फ्लो कि किस तरह से हमारे इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हुआ है, राइट। प्रोग्राम बहुत सिंपल ही है, लेकिन आप खुद इसको एक बार बनाकर और फ्लो को समझने की कोशिश करें, और आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, और इससे समझकर, इससे देख देख के बार बार समझने की कोशिश कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा हर क्लास में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करता जाऊंगा प्रोग्राम्स को, लेकिन कोशिश करूंगा कि आपको पूरी तरह से सारे प्रोग्राम्स समझ में आए। तो आज की क्लास में फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आगे और नए प्रोग्राम से इंस्टेंस, स्टैटिक मेथड और इंस्टेंस वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल के कंसेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे, और फ्लो के ऊपर कुछ प्रोग्राम्स बनाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें जितना ज़्यादा हो सके। थैंक यू।